नमस्कार। स्वागत है आपका द न्यूज लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखड़े, लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम हॉट टॉपिक विथ हेमंत अत्री। आज पूरा विश्व का मीडिया स्विट्जरलैंड में बैठा हुआ था, क्योंकि अमेरिका के राष्ट्रपति और ईरान के राष्ट्रपति ने शांति समझौते पे डिजिटल हस्ताक्षर तो किए थे, लेकिन ये समझौता कैसा लागू किया जाएगा, इस पे डिटेल चर्चा करने के लिए स्विट्जरलैंड में मीटिंग होनी थी, और वो बहुत अहम मीटिंग थी। जेडी वेल्स जो उपराष्ट्रपति है अमेरिका के, वो उसमें आने वाले थे। ईरान का डेलीगेशन जाने वाला था, लेकिन एकाएक सुबह खबर आ गई कि उपराष्ट्रपति अमेरिका के नहीं आ रहे स्विट्जरलैंड। सारी दुनिया की जो दिल की धड़कन रुक गई। क्या हुआ? फिर इजराइल ने गड़बड़ की। इजराइल ने लेबनान पे हमले कर दिए, और बार बार ईरान ये कहता है उस समझौते का बाकायदा एक क्लॉज है जिसमें उस पे भी हमले रुक जाएंगे। क्या हुआ ये? इस पूरे चीजों को डिकोड करेंगे हेमंत अत्री। हेमंत अत्री को लाइए प्लीज। हेमंत जी, स्वागत है आपका। बड़ा अंतर्राष्ट्रीय मसला है और वो आपका टॉपिक है, खासकर अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल अफेयर्स। तो जो हुआ उसकी थोड़ी एक हेडलाइन देख लेते हैं। हेडलाइन लगाना जरा। क्या आज खबर जो है, देखिए, ईरान अमेरिका के बीच डील, पीस डील, लेकिन आज की बातचीत रद्द। दावा, लेबनान पर इजराइल हमले से ईरान नाराज। स्विट्जरलैंड नहीं जाएंगे अमेरिका के उपराष्ट्रपति वेंस। अगला, अमेरिका के साथ नो शेक हैंड। ईरान ने आखिरी समय में स्विट्जरलैंड में समारोह से किया किनारा, सताया डर। हेमंत जी, क्या मसला है? मतलब आज ऐसा लग रहा था कि भारतीय, क्योंकि देखिए, विश्व में जो चल रहा है वो तो अपनी जगह पे है, वो तो चिंता अपनी जगह होती है। कहीं भी कुछ आदमी मरता है, कोई भी किसी भी देश में अकाल होता है, एक्सीडेंट होता है, दिल में दर्द होता है, लेकिन इस युद्ध ने भारत को निचोड़ के रखा था। तो एक रिलीफ लग रहा था कि चलो, उधर सुपर एल निनो है, लेकिन कम से कम तेल के फ्रंट पे थोड़ा बहुत एक सुकून मिल रहा है। वो खबर ही आई थी। उसी के बीच आज सुबह फिर वही ढाक के तीन पात। क्या हम वही वापस आ गए? अशोक जी नमस्कार, आपको सारे दर्शक साथियों को भी। देखिए, इसमें कुछ भी अप्रत्याशित नहीं है, और इसको अपनी भाषा में कहें तो सिर मुड़ाते ही ओले पड़े वाली बात है कि 24 घंटे भी नहीं हुए एक एमओयू सिग्नेचर हुए, और उसके बाद जिस तरह की परिस्थितियां हुई, इसमें मुझे कुछ भी अप्रत्याशित नहीं लगता। क्योंकि इजराइल को तो स्पॉइलर होना ही है अगर नेतन्याहू को बचना है तो। जिस तरीके की परिस्थितियां इजराइल के अंदर है, अब इजराइल का सारा कैबिनेट एक लास्ट डिच एफर्ट कर रहा है कि किसी भी तरीके से लेबनान पर हमला करो, कुछ भी करो, जो मर्जी आए करो, लेकिन जो ये पीस डील है ये साइन ना हो पाए फॉर्मली, ये अपना स्वरूप साकार ना ले पाए, इसके लिए वो प्रयास कर रहे हैं। लेबनान पर जिस तरीके से हमले किए हैं, दर्जनों लोग मार दिए हैं मना करने के बावजूद। जो आपने डील देखी होगी, जो एमओयू साइन हुआ कल अपने ट्रंप के उनके बीच में, उसमें पहला वाक्य ये है कि ओवरऑल सारे का सारा सीज फायर होगा पूरे रीजन के अंदर। और उसके बाद लेबनान पर जिस तरीके से हमला किया, तो इसमें कुछ भी अप्रत्याशित नहीं है। तो उसके बाद अब जो परिस्थिति है लेटेस्ट, वो ये है कि अमेरिका और ईरान के बीच जो शांति समझौते के बाद जो स्विट्जरलैंड में जो समारोह होना था, एक तरीके से निटिग्रिटीज पर डिस्कशन होना था, उसको टाल दिया गया है। और अभी अभी जब मैंने और आपने बातचीत शुरू की है, स्विट्जरलैंड के विदेश मंत्रालय ने इसकी पुष्टि भी कर दी है। ये बेसिकली आज तय था 19 जून को ही, लेकिन ईरान ने इससे अपने कदम तत्काल प्रभाव से खींच लिए लेबनान पर अटैक के चलते। बाकायदा इस कार्यक्रम को तेहरान की उपस्थिति को लेकर ईरान ने कट्टरपंथियों की तरफ से तीखा विरोध हो रहा है। इससे पहले बुधवार को आपको पता होगा अमेरिका और ईरान दोनों के बीच में 14 सूत्रीय एमओयू हुआ था। ईरान का कोई भी सीनियर नेता या कोई अमेरिकी अधिकारी अब स्विट्जरलैंड नहीं जा रहा है। नाउ इट इज कंफर्म्ड। इसके बजाय यह प्रक्रिया अब बातचीत के लंबे दौर में आगे बढ़ेगी, जिसमें अमेरिका ईरान के साथ ही मध्यस्थता कर रहे पाकिस्तान और कतर भी शामिल होंगे। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ भी समारोह में शामिल होने थे, लेकिन एक दिन पहले उनकी यात्रा कैंसिल कर दी गई, और अब टाले जाने की जानकारी फॉर्मली आ गई है। तो इसमें जो अशोक जी असली चीज जो है ना, वो ये देखिए आपके नेतन्याहू किस तरीके से अपना पॉलिटिकल कैरियर बचाने के लिए लास्ट डिच एफर्ट कर रहे हैं।
उनका पूरे का पूरा कैबिनेट जो अमेरिका के प्रति, जो ट्रंप के प्रति, जो इजराइल का मीडिया है जिस तरीके के शब्दों का प्रयोग कर रहा है, और बिल्कुल एक तरीके से ओपन आउट वर्बल वार शुरू हो गई है दोनों के बीच में। और नेतन्याहू को अब ये लगता है कि अब मारे गए बिल्कुल एक तरीके से, अब कोई रास्ता बचा नहीं। और आपको जानकर हैरानी होगी, जो डेलीगेशन जाना था जेडी वेंस के साथ स्विट्जरलैंड, वो सारे के सारे एयरपोर्ट पे पहुंच चुके थे। बहुत सारे अमेरिकी अधिकारी ऑलरेडी स्विट्जरलैंड में थे। मीडिया सारे के दुनिया का, जैसा आपने कहा, ऑलरेडी स्विट्जरलैंड के अंदर था। और लास्ट मोमेंट पे किसी को भी पता नहीं लगा, और जेडी वेंस को दौरा कैंसिल करके प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए कहा गया कि आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कीजिए, और जो ये नेतन्याहू का कैबिनेट बदतमीजी कर रहा है ट्रंप को लेकर के और अमेरिका को लेकर के, उस पर उनको एक हार्श सनक दीजिए। तो आनंद फानंद में वहां पे प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई, और जो कुछ कहा वो अपने आप में, अब तो अशोक जी कुछ और लग रहा है, हालांकि ये होगा नहीं, लेकिन आज की तारीख में ऐसा लगता है, जो बयानबाजी दोनों तरफ से हो रही है, कि ईरान और इजराइल का युद्ध नहीं है, ये अमेरिका और इजराइल का युद्ध है। बेशक ये वाक युद्ध है। जिस तरीके से नेतन्याहू का पूरा कैबिनेट ट्रंप को टारगेट कर रहा है, अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट को टारगेट कर रहा है, पूरी पीस डील को टारगेट कर रहा है, साइन किए गए एमओयू को टारगेट कर रहा है, और उधर से जेडी वेंस ने जिस तरीके का बहुत ही ट्रंप की शैली में जवाब दिया है, ट्रंप की शैली में स्पेशली यूज कर रहा हूं वर्ड, ट्रंप की शैली, कि तुम्हारा दुनिया में कोई नाम लेने वाला नहीं है, उसके बावजूद ट्रंप तुम्हारी मदद कर रहे हैं, और तुम इस तरीके के शब्द प्रयोग कर रहे हो। अच्छा ये रहेगा अशोक जी कि एक बार वो वीडियो सुनवा दीजिए जरा जेडी वेंस का, उसके बाद थोड़ा सा ज्यादा जी। पहले जेडी वेंस का एक वो है कि जिसमें वो कहता है कि अखबार का वो है, जरा वो दिखा दीजिए कि जेडी वेंस लैशेस आउट इजराइल गवर्नमेंट ओवर ईरान डील क्रिटिसिज्म। आगे क्या हुआ है, क्या बोले जेडी वेंस, ये भी आप दिखा दीजिए, क्योंकि जेडी वेंस को खुद सुनना ज्यादा अच्छा लगेगा मुझे लगता है। जरा जेडी वेंस को सुना दीजिएगा। What I will say, and this does bother me, is that you've seen people within Bibi's cabinet who have come out and attacked the deal, and in some ways very personally attacked the President of the United States. And I guess my message to them would be twofold. Number one, Donald J. Trump is the only head of state in the entire world who is sympathetic to the nation of Israel at this moment in time. And he happens to be the head of state of the world's superpower. If I was in the cabinet of the Israeli government, I might not be attacking the only powerful ally that I have anywhere left in the entire world. क्या समझ, मतलब इजराइल के खिलाफ अमेरिका इतना खुल के बोल रहा है, फिर भी इजराइल सुन नहीं रहा है। इजराइल अकेला पड़ जाओगे, विश्व में सारे लोग आपके दुश्मन बने हुए हैं, एक हम ही आपको साथ दे रहे हैं और आप हमको क्रिटिसाइज कर रहे हैं। ये क्या मिलीजुली कुश्ती है, या वाकई आने वाले समय में इजराइल और अमेरिका के कुछ संबंध कोई विपरीत दिशा में जाते हुए दिखाई देते हैं? क्या लगता है आपको इससे? भाऊ, इस पे सवाल का जवाब देने से पहले एक इजराइल हेयम की एक स्क्रीनशॉट और भेजा है मैंने, जो इजराइल के मीडिया के अंदर छप रहा है ट्रंप के बारे में। एक बार वो मीडिया भी दिखा दे। एक ही स्क्रीनशॉट दिया मैंने जान करके, आइडिया आ जाएगा कि इजराइल का मीडिया बहुत। यू कुड हैव बीन द ग्रेटेस्ट प्रेसिडेंट ऑफ ऑल बट यू फेल्ड, ये ट्रंप के बारे में कहा है, और ये इजराइल के मुख्य अखबारों में से एक है, और ये नेतन्याहू समर्थक मीडिया है। आगे लिखता है, मिस्टर प्रेसिडेंट, यू हैव ग्रेवली हार्म्ड द ह्यूमन इंटरेस्ट ऑफ द एनलाइटेंड वर्ल्ड. You may be remembered forever as the president who brought about America's humiliation. You betrayed us, the Israel, and in a single moment, the contempt you once faced suddenly seems to justify and logical. Only second writes to the US president. ये उस प्रेसिडेंट को कहता है कि आपने ह्यूमिलेट किया, आपने हमारे पैरों में, मतलब हेमंत जी इसको आप अच्छी तरह से एक्सप्लेन करके बताएं तो ज्यादा अच्छा होगा मुझे लगता है। इसमें भाव क्या है कि वहां इजराइल के अंदर भी जैसे अपने यहाँ एक पोमेरियन मीडिया होता है ना, ऐसे नेतन्याहू का एक पोमेरियन मीडिया वहां भी है, ट्रंप का भी है पोमेरियन मीडिया। सब तरह के आजकल सारे मॉडल एक ही है ना, जितने कट्टरपंथी शासक है। तो वहां का जो कट्टरपंथी मीडिया है, जो नेतन्याहू समर्थक है, वो पिछले 48 घंटे से, जब इस डील का एक जब होता है ना, जिस तरीके का माहौल बन रहा था, सिग्नेचर होने वाले हैं, फॉर्मली तो आज होने थे लेकिन वो प्रीपोन हो गया जिस तरीके से, तो पूरे का पूरा मीडिया ट्रंप को बहुत बुरे तरीके से टारगेट कर रहा है।
कि आपने हमें बीच मझधार में छोड़ दिया, अमेरिका खत्म हो जाएगा, ये हो जाएगा, और इजराइल इज द ओनली कंट्री जो उसने आपको वेस्ट एशिया में जगह दी। वो सारी चीजें ट्रंप को मतलब जानबूझ के वो टारगेट कर रहे हैं। जिस तरह की परिस्थिति है, आपको पता है ट्रंप किस तरह का अजीब है, वो तो सनकी है, पता नहीं कुछ भी बोल सकता है। तो लास्ट मोमेंट पे अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन ने तय किया कि भाई ये जेडी वेंस का स्विट्जरलैंड वाला कैंसिल करो। सारे के सारे वहां पे पहुंच गए थे बेस के ऊपर जाने के लिए, जितने भी जर्नलिस्ट थे, ऑफिसर्स थे, सब सारे डेलीगेशन। इनको वापस व्हाइट हाउस बुला करके ये पीसी कराएगी। और ये क्या कह रहे हैं, कोट अनकोट ये कह रहे हैं कि मिस्टर नेतन्याहू और आपके कैबिनेट में जो साथी बैठे हैं वो कान खोलकर सुन लो। पूरा जब क्लिप जो आप देखेंगे, हमने जान के शॉर्ट में दिखाया है कि पूरी दुनिया में इकलौता ऐसा राष्ट्राध्यक्ष है जो अपने आप सुपर पावर है अमेरिका, जो आपके प्रति सिंपैथी रखता है, वरना आप कभी के निपट चुके होते हैं। ठीक, बेटर बिहेव योरसेल्फ, अदरवाइज गेट रेडी फॉर द थिंग्स दैट आर कमिंग इन। तो ये सारी की सारी परिस्थितियां अमेरिका की हैं जो उसको एक बार फिर ऑफेंसिव कर रहे हैं। लेकिन एक चीज आपको और देखनी पड़ेगी, जो श्रीमान नेतन्याहू है वो दुनिया के सबसे बड़े ब्लैकमेलर्स में से एक है, दुनिया के सबसे बड़े कह रहा हूं, और हो सकता है नंबर 1 ही हो, उसके बाद बाकी सारे आते हैं, ट्रंप फ्रम सेकंड थर्ड पे आते हैं। जिस तरीके से उसके पास भाऊ जो अपने एप्स्टीन की फाइलों का सारा कच्चा चिट्ठा है, अभी तो वो केवल मीडिया के जरिए सारा खेल जमा रहे हैं। उनके लिए ये डील तुड़वाना बाएं हाथ का खेल है, और अपनी तरफ से वो जिस तरीके से लेबनान पे अटैक किया, 23 लोग मार दिए, तो वो एक शुरुआत है, केवल एक पिछली बार याद होगा आपको, पिछली बार थोड़ा जब विड्रॉल सिम्टम दिखा रहे थे ट्रंप, तो एकदम कुछ मेल्स और कुछ वीडियो ऐसे मार्केट में आ गए जहां उनकी पत्नी को लेके कुछ बातें होने लगी। एग्जैक्टली। वो कहां से आए थे? क्या वो एक टीजर था? क्या वो इंडिकेशन था? ये तो शुरुआत है। उस दिन मैंने और आशीष जी ने शो किया था और हमने कहा था कि ये अभी ट्रेलर है और पिक्चर अभी शुरू होनी बाकी है। और कमाल देखिएगा, वो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी थी, 2 लाइन 4 लाइन की प्रेस कॉन्फ्रेंस, सुओमोटो स्टेटमेंट दी थी फर्स्ट लेडी ने, मेलानिया ने आकर के, बिना किसी उसके, वो क्या था, ट्विटर पे ट्रेंड करने लगा एक्स पर पूरी दुनिया के अंदर के फला फला महिला है, और जो मेलानिया के साथ जो उसके एप्स्टीन के संबंध थे उनको एक्सपोज करने वाली। कैन यू इमेजिन, विद इन मिनट्स फर्स्ट लेडी आई और सुओमोटो स्टेटमेंट देके चलेगी। और उसके बाद क्या हुआ सबको पता है, जिस तरीके से ट्रंप ने पीछे कदम खींच ली। लेकिन ट्रंप, अशोक जी, सबसे बड़ी समस्या क्या है, ट्रंप अपने घर में बहुत बुरे तरीके से फंस गए। एग्जैक्टली। अगर वो युद्ध जारी रखे तो बुरी गति, अगर उन्होंने एमओयू साइन कर दिया, एमओयू के बाद उनकी और भी बुरी गति हुई। जब वो युद्ध लड़ने गए थे तो डेमोक्रेट और रिपब्लिक दोनों खिलाफ थे रिपब्लिकन के, वहां लड़ाई करने मत जाओ। तब वो श्रीमान जी एप्स्टीन की जो आर्म ट्विस्टिंग थी उसके चक्कर में कूद गए युद्ध में, वहां कुछ मिला नहीं, सब कुछ गंवा दिया। तो उसके बाद ये चले अपने एमओयू साइन करने। अब एमओयू साइन करने के बाद जो कंडीशन सामने आई है 14 के 14 पॉइंट्स, उसके बाद हालत ये है कि जो रिपब्लिकन और डेमोक्रेट जो दोनों हैं अमेरिका के, वो भी ट्रंप को गाली गलौज कर रहे हैं। उनका अगर लेटेस्ट बताऊं आपको, फ्लेक्स फॉक्स न्यूज पे जो अभी ब्रेकिंग चल रहा है, तो आप भी हैरान रह जाएंगे, दोनों के दोनों की शब्द एक है। वो कहते हैं राष्ट्रपति को, कोट, कितनी शर्मनाक बात है, रिपब्लिकन और डेमोक्रेट सीनेटर राष्ट्रपति ट्रंप के ईरान शांति समझौते पर गंभीर संदेह जता रहे हैं। दोनों दलों के सांसद समझौते की आलोचना कर रहे हैं और इसके संभावित प्रभावों को लेकर चिंता व्यक्त कर रहे हैं। हमें जान से मारने की चाह रखने वाले कट्टरपंथी पागलों को अरबों डॉलर देना अच्छा विचार नहीं है। मुझे लगता है कि राष्ट्रपति को दुर्भाग्यवश इस समझौते के संबंध में गलत सलाह मिल रही है। लड़ने जाओ तो फंसे, समझौता कर लो तो फंसे। और ट्रंप की जो हालत है वो नेतन्याहू से अलग नहीं है, माफ कीजिएगा। दोनों, नेतन्याहू उनको कंप्रोमाइज तो मानते ही हैं, ही सब सारी दुनिया को पता है, सारी पिक्चर्स, वीडियो, जितना आप चाहो उतना सब कुछ मसाला ट्रंप के खिलाफ है। एक बात, नेतन्याहू का चुनाव अक्टूबर में है, ट्रंप का जो मिड टर्म है वो नवंबर में है। कहां दिक्कत है? दोनों फंसेंगे, ये आप याद रखिएगा मेरी बात। अमेरिका में जो महंगाई है, अमेरिका में जो बेरोजगारी है, और जिस तरीके से ट्रंप फैमिली पर आरोप भी लगे हैं इस युद्ध की आड़ में खरबों डॉलर कमाने के, अरबों नहीं खरबों डॉलर, शेयर मार्केट को जिस तरीके से इन्होंने मैनिपुलेट किया है, कोई स्टोरी लीक कर दी, फिर उससे पहले एडवांस में जो सारी बेट्स लगाई गई, सारी चीज की गई। तो ट्रंप अपने आप में अमेरिका में आज की स्थिति में, जो अगर अमेरिकन इतिहास उठा के देखेंगे आप, 250 साल का जो उनकी आजादी का है, ट्रंप की जो पॉपुलरिटी रेटिंग है ऐतिहासिक तौर पे लोवेस्ट है, आज माइनस में है। और उसका सबसे बड़ा कारण है ट्रंप के दामाद से लेकर के उसके बेटों से लेकर के खुद ट्रंप का
शेयर मार्केट से लेकर रियल एस्टेट में लेकर जितना भी करप्शन उन्होंने ओपनली किया, ब्रेजनली किया है। ट्रम्प एक बिजनेसमैन है और उसने व्हाइट हाउस को स्टॉक मार्केट बना दिया है। प्रिसाइसली व्हाइट हाउस को उसने अब प्रेसिडेंट का रेसिडेंस नहीं, वो एक बाजार बन गया है, वो मार्केट कॉम्प्लेक्स बन गया है। सभी धंधे धंधे पे ही उतारू है, धंधे के नाम पे ही सब काम करते हैं। कोई पीस डील भी हो तो उसमें धंधा, उसके दामाद, उसके बेटे सब उसमें धंधा देखते हैं, और ये अब बहुत ज्यादा ओवर एक्सपोज हो गया है। लेकिन क्या आपको लगता है कि शांति समझौता खटाई में पड़ जाएगा? नहीं, देखिए, अगर वही बात है ना, जैसा आपने कहा मेलानिया का जिक्र आया, अभी तो मेलानिया का जिक्र आया था, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस तो अभी ड्यू है ना 2 महीने से। उस हाँ महिला की प्रेस कॉन्फ्रेंस कराने में कितनी देर लगेगी? मोसाद का ही तो काम है। हाँ एक इशारा हाँ। मिलेगा, एक इशारा मिलेगा जब एप्स्टीन मोसाद का ही एक ऑफशूट था ना। एग्जैक्टली उसी की फर्दर वो थी। तो वो सारा का सारा जो हार्ड डिस्क है वो तो इजराइल के पास है ना। इसीलिए आपने देखा कि आज ट्रंप नहीं आए और जेडी वेंस को मैदान में उतारा गया। और जेडी Yes. वेंस उतना, क्योंकि ट्रंप तो बीबी का नाम लेकर के गाली गलौच भी कर सकता है, उसकी तो हालत ही है, हाँ क्योंकि कंप्लीटली कंप्रोमाइज डरा हुआ भी है और हम्म, समझौता भी करना चाहता है। दोनों तरह से फंस गया वो। लड़ाई रखे तो मरे, लड़ाई से विड्रॉ हाँ करें तो मरे, ये परिस्थिति है। नेतन्याहू का क्या है बाबू, कि अगर ये लड़ाई बंद हो गई तो वो क्या मुंह दिखाएंगे इजराइल को? जिस तरीके एग्जैक्टली। से जिस तरीके से ईरान ने वहां सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर का बेड़ा गर्क किया है। आप तो ये कहते थे कि हम तो दुनिया के सबसे सुरक्षित एरिया है, और सबसे ज्यादा सिविक इंफ्रास्ट्रक्चर इजराइल के अंदर, तेल अवीव से लेकर के तमाम शहरों में जो परिस्थिति बनी, एक हजारों लाखों लोग जो इजराइल के, वो बेचारे बंकरों में रहने को मजबूर हुए। दो सपना क्या था, ग्रेटर इजराइल बनाऊंगा, ये करूंगा, बन गया ग्रेटर इजराइल। और वर्तमान इजराइल भी बचा नहीं पा रहे। एक वो नहीं बचा पा रहे, नहीं, लोगों की हालत देखिए आप, जिस तरह की परिस्थिति है। इजराइल के लोग अशोक जी इतने ज्यादा देशभक्त हैं कि दुनिया के किसी भी कोने में हो, देश पर कोई आपदा आती है तो सबसे पहले अपने देश वापस लौटते हैं। और वहां पर मिलिट्री सर्विस भी कंपलसरी है, आपको पता है। यहां पर इस बार पहली ये सूरत बड़ी कि बाहर वालों को तो छोड़ो, जो अंदर थे वो भी भाग गए, देश छोड़ के पलायन कर गए। ईरान ने इनकी वो गत की है। और जो ट्रंप के साथ हुआ है उसकी आप सहज कल्पना कर सकते हैं। जूते भी खाए, प्याज भी खाए, और चुनाव भी हारेगा। आप लिख लो ये बात। ही विल बिकम ए लेम डक प्रेसिडेंट फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस। आप देखिए, ईरान ने जिस तरीके से चारों खाने चित मारा है, दोनों को, अमेरिका को भी, इजराइल को भी, दोनों मुंह दिखाने लायक नहीं बचे। तो ट्रंप तो क्या है कि वो तो शर्मनिरपेक्ष आदमी है, बेशर्म है। वो तो कोई भी लफाजी करके अपना काम चला लेगा, उसके पास वहां मेरिन वरियन। लेकिन इजराइल के लोगों ने तो डायरेक्टली फेस पे बर्न सहा है ना भाई। वो चाहे बंकरों में रहे, चाहे देश छोड़ के भागना पड़ा, जान माल का नुकसान हुआ, सिविक इंफ्रास्ट्रक्चर का नुकसान हुआ। इजराइल के लोगों ने ये कभी नहीं देखा था। इजराइल तो अभी कभी तक औरों के साथ ये काम करता था। जब खुद पे आई, जब खुद पे आई, देखिए, तो अब पहली नेतन्याहू बार ग्रेटर इजराइल क्या करेगा वहां पर, पहली बताइए। बार ईरान के, जब इजराइल के अंदर पहला जो एक छोटा सा युद्ध हुआ था, छोटा जो, जिसमें अमेरिका ने 3 बम गिरा के थोड़ा शांति लाने का प्रयास किया था, उसमें पहली बार मजा चखा था इजराइल ने, या इजराइल को मजा चखवाया था ईरान ने, जो उनके मिसाइल, उनका आयरन डोम ध्वस्त करके अंदर घुसा था। तो एक तो बात समझ में आ गई कि ईरान ने उनको ये बता दिया कि हमारे पास वो चीजें हैं जो आपके एयर डिफेंस सिस्टम को नष्ट कर सकते हैं, और उसको, उसके आगे सामने आपका एयर सिस्टम नहीं। लेकिन जब फुल फ्लेज अमेरिका ने वॉर शुरू कर दिया इजराइल के कहने पे, अमेरिका और इजराइल ने, तब ईरान ने जो कहर बरपा है, तेल अवीज खंडर हो चुका है लिटरली। ये स्थिति हो गई उनकी। जो उनका सबसे बड़ा शहर, वो कमर्शियल कैपिटल माना जाता है, वो जो फाइनेंशियल हब है, उसके हाल बुरे हुए हैं। उसके बाद ईरान, अब उनको ईरान खत्म करने के बगैर ये युद्ध समाप्त नहीं होगा, ऐसा उन्होंने बताया। ईरान ने कहा कि तेरे को हम खत्म कर देंगे, तो हमको क्या खत्म कर देगा। प्रॉब्लम इजराइल को भी है। सपोज ये युद्ध शांति हो जाती है, इजराइल कुछ दिन चुप भी हो जाता है, तो ईरान सबसे बड़ा सुपर पावर उभरा है खाड़ी के बन देशों गया, में। बन गया, कतार से स्टेबलिश्ड। लेके, यूएई से लेके तमाम देश अब इजराइल के साथ, वो ईरान के साथ चले जाएंगे। यस यस यस। अब उनके पास कोई चारा नहीं। उनको मालूम है कि जब जिस ईरान ने अमेरिका को ही तो चारों खाने चीत किया, अब उसके भरोसे हम लड़ाई नहीं लड़ सकते। तो कतार जैसा एक पहला देश था, उसने पहले से शुरू कर दिया था बोलना कि भाई हम तो पड़ोसी है, हमको तो अपना दूसरे के कहने में नहीं आना चाहिए, हम तो अपना अपना जिंदगी जिए, अपन साथ में मिलकर रहे। और इस शांति समझौता में कतार का भी बड़ा रोल रहा है। लेकिन इस शांति समझौते में हम कहाँ हैं? नहीं, इसमें आपका तो डंका बज रहा है, आपने देखा नहीं डंका? अरे कमाल कर रहे हैं आप। फ्रांस के अंदर इतना जबरदस्त डंका बजा,
जो सिग्नेचर सेरेमनी थी, जो सिग्नेचर सेरेमनी हो रही थी, एक तरफ ट्रम्प बैठे थे, एक तरफ ईरान के राष्ट्रपति बैठे थे वीडियो पे लाइव, और तीसरी तरफ शहबाज शरीफ बैठे थे। भाई आप क्यों भूल रहे हैं? शहबाज शरीफ दस्तक करा रहे हैं उस समझौता जो एमओयू हुआ है। जरा उसका पहला पेज दिखाइएगा जो मैंने अभी भेजा है, ताकि अंधभक्तों की आंखें खुल जाए। एक बार फ्रंट पेज का टॉप सेंटेंस दिखा दीजिए बस, ताकि तबीयत ठीक हो जाए सबकी। नंबर 1 टॉप ऑफ द देखिएगा, इस्लामाबाद मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। कल्पना कीजिए, बिटवीन द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान एंड द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। जो पाकिस्तान ग्रे लिस्ट के अंदर हुआ करता था, आज वो समझौता करा रहा है, इस्लामाबाद मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। इसका आखिरी पेज और दिखा दीजिए ताकि भक्तों को याद रहे कि शहबाज शरीफ की भी दस्तक है। थोड़ा ऊपर कर लीजिए इसको, ये नीचे सबसे इन विटनेस देयर ऑफ, नीचे और चलिए शाबाश। तो नीचे शहबाज शरीफ के हस्ताक्षर हैं, द मीडिएटर ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, शहबाज शरीफ के दस्तक। इससे बड़ा डंका और क्या चाहिए आपको? मोदी जी का तो फ्रांस में देखा नहीं आपने? मैक्रो हिंदी में बोल रहे हैं, मोदी जी बिहार में अंग्रेजी में बोल रहे थे, वहां जाकर के हिंदी में पर्ची पढ़ रहे हैं। क्या कह रहे थे मोदी जी? मोदी जी की आप भूल जाते हो कई बार, भाव दिक्कत है बड़ी हमारे लोगों के बीच में। क्या कह रहे थे वो कि मैं ऐसे नहीं पढ़ता जैसे मैं और आप पढ़ते हो, नॉन बायोलॉजिकल है। तो फोटोजेनिक, फोटोजेनिक है। वो एक बार कागज देख लेता तो सब आ जाता है मुझे, वो दैवी शक्ति है। हाँ, वो फोटोजेनिक का पर्चीजेनिक बन गया जाके। हाँ, पर्ची पढ़ रहे थे वहां पे। तो पर्ची एक बार यूं कर लेते, सारी दुनिया ने वो गोल दायरे में देख लिया कि पर्ची से पढ़ रहे हैं, 4 लाइनें भी। तो मोदी जी पर्चीजेनिक होकर के, ये इस मतलब इस्लामाबाद के नाम से ही मेमोरेंडम है। सबसे पहली कि इस्लामाबाद के नाम से मेमोरेंडम है, ये हमने पहले बताया था, मैंने और रशीद जी ने पहले बता दिया था। हमारे कुपढ़ और नाकारा विदेश मंत्री ने दलाल कहा था, याद है? वो तो दलाल है। एफटीए की ग्रे लिस्ट में रहने वाला पाकिस्तान आज दुनिया का सरपंच है। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने एफटीए की ग्रे लिस्ट में डलवाया था, ठीक? बिल्कुल। और उस टाइम ये बहुत क्या कहा करते पर्चीजेनिक कि रोते क्यों अमेरिका जाके, पाकिस्तान जाओ ना। तो तुम क्यों नहीं गए पाकिस्तान? है तुम तो अमेरिका में जाके, वो अमेरिका में जाके रोता नहीं था, अमेरिका में जाके बराबरी से बात करता था। रोते तो ये है अमेरिका जाके। जो अपरिस्थितियां है, कल देखा था कैसे बैठे थे ट्रंप के सामने, देखा था। और क्या कह रहे हैं आपके पोमेरियन कि ट्रंप कांप गए, ट्रंप चमचागिरी करने लगे मोदी की। इन नालायकों को ये नहीं पता कि दिल्ली के अंदर अमेरिका की एम्बेसी, वो मजाक उड़ा रहा था। ये खूबसूरत दिखने वाला आदमी है, ये किलर है। यस, ही वाज मॉकिंग। और आप एक चीज मत भूलिएगा, जो अमेरिका की एम्बेसी है दिल्ली के अंदर, वहां पर सर्जेई गौर बैठा है, जो ट्रंप का दाहिना हाथ है। जो ये मीडिया क्लिपिंग्स यहाँ की हैं, आपको क्या लगता है कि सारी की सारी वहां नहीं जा रही? बिल्कुल। और इसका रिस्पॉन्स क्या आएगा आपको अंदाजा नहीं है? आपको क्या लगता है जो बातें कहता है कि मैं चाहूं तो 2 मिनट में कैरियर खत्म कर सकता हूं, वो वैसे ही कह रहा है क्या? इन नालायकों को ये नहीं पता कि तुम एक व्यक्ति का डंका बजाने के चक्कर में। कई इंटरव्यू में कहा कि कुछ फाइलें पड़ी है अमेरिका में जिसकी वजह से ये थर्राते हैं। लेकिन अपनी विदेश नीति कहाँ है? विदेश नीति का आकलन क्या है? क्या कहते हैं एक्सपर्ट? आप भी तो एक्सपर्ट ही हो विदेश नीति के। नहीं, विदेश नीति के एक्सपर्ट वगैरह सब घर बिठा दिए इन्होंने। अब तो लेजर आई वाले जो है ना, वो श्रीमान जी, परसों जब वो मोदी जी पर्ची पढ़ रहे थे, कैसे बैठे हुए थे दुबके? मोदी जी जैसे बैठे थे उसके साथ में वो दुबके हुए बैठे थे। अगर आपने बीच में इंटरप्रेटर था, राइट में ये थे, उसके बाद श्रीमान NSA साहब बैठे थे, ठीक? उन्होंने तो विदेश नीति का कमाल कर रखा है। विदेश नीति पूरे पोमेरियंस को आउटसोर्स कर रखी है उन्होंने, ठीक? और IT सेल को वो तो कुछ बोलते ही नहीं। क्या कह रहे थे वो कि हमारे 3 नाविक मार दिए, मैंने बड़ा कड़ा प्रतिवाद किया है। 10 मिनट बाद मार्को रूबियो का क्या स्टेटमेंट आया कि हमने उनको बताया 2 टूक शब्दों में कि हमारी सारी की सारी इंस्ट्रक्शंस माननी पड़ेंगी अमेरिकन आर्मी को, ठीक? हाँ, हमारी औकात में रहो, हमारी बात मानोगे तो बचोगे, शोक तक नहीं, ऐसे ही मरोगे नहीं। तो हमारी विदेश नीति का तो डंका बज रहा है साहब, उसकी कोई बात नहीं। अब आपको लेटेस्ट ब्रेकिंग बता दूं मैं, फ्रांस कह रहा है कि इजराइल लेबनान में हमले रोके, हिजबुल्लाह ने इजरायली सैनिकों पर पलटवार कर दिया है और 5 सैनिक घायल हुए हैं अभी अभी जब मैं और आप बात कर रहे हैं। और हिजबुल्लाह के हमले में इजराइल ये कह रहा है, इजरायली डिफेंस फोर्सेस कह रही है कि दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्लाह के एक हमले में टैंक बटालियन कमांडर समेत 4 इजरायली सैनिकों की मौत हो गई है। टाइम्स ऑफ इजराइल कह रहा है
कि अधिकारी की पहचान 32 वर्षीय लेफ्टिनेंट कर्नल डोर गोडालिया बेन सिंगमोन के रूप में हुई है। 401 आर्मर्ड ब्रिगेड की 52वीं बटालियन के कमांडर थे। अब आप समझ लीजिए क्या है। आईडीएफ कभी भी अपने सैनिकों की मौत की पुष्टि नहीं करता, अपनी तरफ से बयान आया है। इसका मतलब समझ लीजिए क्या है कि लेबनान के अंदर बहुत जबरदस्त अटैक होने वाला है, और ये अटैक तब तक जारी रहेंगे जब तक अमेरिका और ईरान का आपका जो ये अभी एमओयू साइन हुआ है ये इन्फेक्चुअस नहीं हो जाता है, क्योंकि इजराइल किसी भी कीमत पर इस एरिया में शांति बर्दाश्त नहीं कर सकता। और अगर शांति हुई तो नेतन्याहू की जगह जेल में होगी। जेल से पहले नहीं रुकेंगे वो। ट्रंप पहले भी बता चुके हैं ये बात। जिस तरीके के मुकदमे उनके पास ऊपर है, फास्ट ट्रैक की परिस्थिति में है, तो दिक्कत बहुत बढ़ने वाली है। और ये जो सोकॉल्ड एमओयू साइन किया था, ये मुझे लगता है कुछ घंटों की बात है, और ये इसको ध्वस्त करा के मानेगा इजराइल, उससे पहले नहीं। उसके बीच में एप्स्टीन का जिक्र आएगा या कोई और चाबी लगाई जाएगी, ये देखना बड़ा रोचक होगा बाबू। दैट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग टू सी। देखना ये भी होगा कि हार्मुज तो अभी खुला है, लेकिन फिर कहते हैं कि हार्मुज बंद हो रहा है। आज सुबह हार्मुज से काफी जहाज तो निकल गए हैं, बहुत सारे, भारत का भी एक आध जहाज निकला है। लेकिन ये हार्मुज कब तक खुला रहेगा, क्योंकि हार्मुज ओपन टोटल तब होगा, कम से कम उसमें 6 महीने लग जाएंगे, जब तक उसमें जो अंडर वाटर माइंस है उसका माइन स्वीपर्स लगा के सारी माइंस हटाई जाएगी। उसके बाद हार्मुज रेगुलर रूट पे आएगा। अभी तो ट्रैक्ट रूट पे है, जो रूट बताता है आईआरजीसी, उसी रूट पे आपको जाना पड़ता है, और वो रूट भी मैनुअल है। तो उसके बावजूद भी 4-5 जहाज का निकलना एक अच्छा संकेत था, लेकिन फिर मामला खटाई में पड़ा है। जो कल आराम से सुकून से नींद आ गई थी कि चलो भाई अब कम से कम तेल के फ्रंट पे रुपया भी थोड़ा सा सस्ता, मतलब रुपया भी कंट्रोल में आ जाएगा, अब तेल भी थोड़ा सस्ता हो जाएगा। लेकिन आज सुबह उठते से फिर एक बार बता दिया। और जो बार बार कह रहे थे, अत्री जी भी कई अपने कार्यक्रमों में कह चुके थे, इस युद्ध में शांति लाना ये इजराइल तय करेगा। इजराइल शांति नहीं होने देगा, क्योंकि इजराइल के नेतन्याहू की अपनी पर्सनल जिंदगी स्टेक पे है। यदि ये युद्ध विराम हो गया तो नेतन्याहू को जेल जाना बिल्कुल पक्का है, क्योंकि इतने बड़े भ्रष्टाचार के आरोप में घिरे हुए हैं। मात्र पोजीशन पे बैठे इसलिए सजा नहीं हो रही है। जिस दिन पोजीशन से उतरेंगे उनका अगला डेस्टिनेशन जेल होगा। वो वहां जाना नहीं चाहते, वो जेल जाना नहीं चाहते। अब जो एक्सचेंज फाइल का जो व्यभिचार है वो सामने आने नहीं देना चाहते ट्रंप। इन दोनों के व्यक्तिगत स्वार्थ के चल के पूरा विश्व धधक रहा है तेल की कीमतों के कारण, और भारत तो हमेशा की तरह लूजर्स के साथ ही रहता है। हम अमेरिका को चरणों में बैठे रहते हैं और इजराइल को बाप बोलते हैं। धन्यवाद, समय भी हो गया। धन्यवाद हेमंत भाई, बहुत बहुत बढ़िया। लेकिन चलो आशा के साथ कि कुछ अच्छा होगा। हम तो चाहते हैं, बुद्ध का देश है, युद्ध नहीं चाहता, लेकिन क्या करें, युद्ध चाहने वालों के साथ ही हमारे देश के नेता बैठे रहते हैं। ये भी एक दुर्भाग्य है देश का। धन्यवाद, फिर मिलते हैं कल किसी और प्रोग्राम के साथ। थैंक यू।